Good morning everyone. Welcome to all at Nimbus Learning Platform. आप सबका स्वागत है. वॉइस आ रही है? वॉइस Good morning everyone. Good morning. आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे. वेरी गुड. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ओके. चलिए बात करें. जल्दी जल्दी जुड़ जाइए एवरीवन. एवरीवन फास्ट फास्ट. चलिए, कल हम आई थिंक बकलिंग स्ट्रेसेस की बात कर चुके थे. एवरीवन शुड बी रिप्लाई. क्या कल हम बकलिंग स्ट्रेस पढ़ चुके थे? बकलिंग स्ट्रेस नहीं, बकलिंग लोड. आई थिंक कल अपन बकलिंग लोड पढ़ चुके थे. यस. चलिए, आज मैं आपको नया कंसेप्ट बताने वाला हूं. सबसे पहले तो एक चीज आई थी, केस नंबर 4 पढ़ रहे थे, दैट इज द इफेक्टिव लेंथ भी आया था कुछ. तो आज बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ है क्या. समझने की कोशिश करिएगा. अपने पास एक कॉलम था जिसके दोनों एंड हिंज थे और आपने एक फोर्स लगाया P, और P लगाने के बाद जैसे जैसे P की वैल्यू बढ़ाते गए और बढ़ाते बढ़ाते ये P इक्वल टू PB बन गया. PB इक्वल टू पाई स्क्वायर E I मिनिमम अपॉन L स्क्वायर. जो आपने एक्सटर्नली अप्लाइड किया उसकी वैल्यू जिस मूवमेंट पे इस PV के बराबर हो जाएगी, देन तब क्या होगा, तभी आपका कॉलम बकल करेगा, बकलिंग होगी. कॉलम आपका बकल करेगा. ओके, कोई नहीं, देखते रहियो. वो YouTube पे मिल जाएगी, पर ये निम्बस पे हमेशा नहीं मिलेगी. चलो इधर आओ. अब डियर, अपन ने कहा कि हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाया था PB का, दैट इज द पाई स्क्वायर E I मिनिमम अपॉन L स्क्वायर. डिम्पल, फॉर ए पर्टिकुलर टाइम हम सेव रहेंगे, पर आफ्टर द टाइम हम डिलीट हो जाएंगे. इधर आ जाइए. PB इक्वल टू पाई स्क्वायर E I मिनिमम अपॉन L स्क्वायर. तो डियर, मैंने आपसे कहा कि इन दोनों को कंपेयर किया जाए, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए. तो L इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे, L. दैट L इज द इफेक्टिव लेंथ. दैट L इज द इफेक्टिव लेंथ
चलिए, वेरी गुड। अब डियर और समझो इस इफेक्टिव लेंथ का और क्या मतलब है। सेकंड मतलब समझना इफेक्टिव लेंथ का। इफेक्टिव बताइए, यहां मूवमेंट कितना, एवरीवन हिंज पे मूवमेंट कितना? वेरी गुड, 0। और इस वाले हिंज पे कितना? इस वाले हिंज पे भी कितना? 0। टू एडजेसेंट लेंथ बिटवीन टू एडजेसेंट जीरो मूवमेंट। दो जीरो मूवमेंट के एडजेसेंट यानी पास पास वाले, दो पास पास वाले जो एडजेसेंट मूवमेंट है, दो जो जीरो मूवमेंट है, उनके बीच का जो लेंथ होगा वही इफेक्टिव लेंथ होगा। तो एल बराबर कितना? एल बराबर कितना? एल। तो दूसरा डेफिनेशन क्या हुआ इफेक्टिव लेंथ का? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट जीरो मूवमेंट। दो जीरो मूवमेंट के बीच का डिस्टेंस ही इफेक्टिव लेंथ होता है। वेरी गुड, समझ में आई बात? अरे अभी सब करेंगे मोहित, तू टेंशन मत ले, सारे आएंगे। अभी सारे केसों को मैं अच्छे से इफेक्टिव लेंथ को करूंगा। अब और सुनो एक और बार, एक और डेफिनेशन। जहां जीरो और जीरो होगा, जहां आपका अगर एक और जोड़ दूंगा मैं, अभी मैं करने वाला हूं केस, डोंट वरी। तो एक और डेफिनेशन क्या होती है कि टू डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन के बीच का डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव लेंथ। अब आप कहोगे सर इसको समझाओ, तो हम समझाएं इसको। दोनों एंड से फिक्स किया था भैया, किसको फिक्स किया था? कॉलम को। ओरिजिनल में लेंथ कितनी थी इसकी? एल। अब आपने इस पे लोड लगाया, और जब इस पे लोड लगाया तो आपने देखा कि ये कुछ इस टाइप से बेंड हुआ। हाँ, एक ही बात है, वेरी गुड डियर। जब दोनों एंड से फिक्स होता है तो क्या बीएमडी बताए थे? अरे याद करो, बोलो ऐसा बताए थे या नहीं? वेरी गुड। L/4, L/4, यहां मूवमेंट 0 और यहां मूवमेंट 0। तो बताओ दो जीरो मूवमेंट के बीच का डिस्टेंस एल बराबर L/2। तो यहां पे ये जीरो मूवमेंट और इनके बीच का ये भी M0, ये भी M0, और ये आता है आपके पास एली, और ये कितने के बराबर? L/2। ध्यान से देख लो, फिर मुझसे मत बोलना। और फाइनली फॉर्मूला क्या बना था? फाइनली फॉर्मूला क्या था? 1 मिनट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पीबी कितना निकला था इसमें? याद करो, 4 पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन
एल स्क्वायर, यही निकला था, याद कर लेना 4 टाइम्स। और अगर मैं इस 4 को नीचे लेके आ जाऊं तो चलो कंपेयर करते हैं अपने फॉर्मूले से जो सभी के लिए समान है। तो बताइए एल स्क्वायर बराबर, कंपेयर करो सारी चीजें सेम, तो एल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बाई 4, तो एल बराबर एल बाई 2। याद भी कर सकते हो, याद भी किया जा सकता है यहां से, 0 2 0 मूवमेंट के यही होगा इसका एली। अरे कुछ बात दिमाग में बैठी या नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलो एक और देख लो तुम्हारे लिए, कल ये वाला केस भी पढ़ा था, एक एंड फिक्स और एक एंड फ्री। भैया इस पे आपने लगाया था फोर्स पी, अब आप मुझे बताओ मूवमेंट 0 कौन से पॉइंट पे होता है? फ्री पे। तो m0 एक तो ये है, दूसरा चाहे क्या है, यहां 0 होगा या नहीं होगा? फिक्स पे 0 नहीं होता है, नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कुछ ये बीम ऐसे बेंड होगी। अब अपन को एक और मूवमेंट 0 चाहिए, तो साहब ये एक और अगर ऐसा का ऐसा नीचे चले जाए तो यहां जाके m0 हो जाएगा। सब दिखा देंगे, पहले ये देखो ध्यान से, एक m तो 0 यहां टॉप पे जा रहा है और कहीं नहीं मिल रहा, तो ऐसा का ऐसा अगर नीचे होता तो मिलता। हाँ, तो बताइए 2 0 मूवमेंट के बीच का डिस्टेंस एली कितना हो जाएगा? एल ये कितना? इमेजिनरी, कहीं पाताल में जाके होगा। तो डियर याद करो फॉर्मूला इसका, पीबी बराबर पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन 4l स्क्वायर। वेरी गुड, तो कंपेयर कर लेना अपने से, वही आएगा। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हुआ होगा ये। वेरी गुड, चलो हो गया ये। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, बकलिंग स्ट्रेस। बकलिंग स्ट्रेस एंड सिलेंडरनेस रेशियो। चलिए बकलिंग स्ट्रेस की बात करें तो पीबी इक्वल टू क्या होता है? पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर। पढ़ा हुआ है फॉर्मूला?
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब डियर मुझे बताओ, आई बराबर क्या बताया हुआ है मैंने? आई बराबर मैंने बताया था अब AK स्क्वायर, याद करो। आई बराबर मैं बता चुका हूं क्लास में AK स्क्वायर। अब आई मिनिमम है तो के भी क्या होगी? मिनिमम। के को क्या बोलते थे? एवरीवन, एवरीवन, के को क्या बोलते थे? मैंने क्या बताया था? बताइए। रेडियस ऑफ जायरेशन। और कौन सी रेडियस ऑफ जायरेशन? मिनिमम यानी लिस्ट, मिनिमम यानी लिस्ट, तो लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो चलिए, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम की जगह रख दो, AK स्क्वायर मिनिमम अपॉन LE का स्क्वायर PV। इस PB के नीचे नीचे A से डिवाइड करो, PB अपॉन A करो, पाई स्क्वायर ई, इस A को नीचे लेके आ गया। ऐसा करो, इस K को LE के नीचे ले जाओ, क्या लिख सकते हैं इसे? PV बाई A क्या बन गया? PV बाई A क्या बन गया? सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस या बकलिंग स्ट्रेस, पाई स्क्वायर ई, और ये वाला टर्म इसे बोला जाता है लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर। लैम्डा यानी सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो मीन्स इफेक्टिव लेंथ अपॉन लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। वेरी गुड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबका एली आपको पता रहेगा, बकलिंग, बेंडिंग नहीं, बकलिंग बोल दो। बकलिंग स्ट्रेस। ये है आपका सिलेंडरनेस रेशियो। अलग अलग कॉलम की अलग अलग एंड कंडीशन के लिए एली अलग अलग निकाल लोगे और के मिनिमम आपको निकाला जा सकता है ऊपर से। तो आराम से देख लो इन दो फॉर्मूले को। अगर यहां तक हो गया हो तो ओके करो। यहां तक ओके है सारे फॉर्मूले। पहली वाली स्लाइड ये देखो। गुड मॉर्निंग गोकुल। सिलेंडरनेस रेशियो क्या है डियर?
तो सिलेंडरनेस रेशियो बेसिकली प्रॉपर्टी है। आप लेमडा की वैल्यू से ये बता कर सकते हो कि कॉलम लॉन्ग होगा या शॉर्ट। अगर जनरली इन जनरल अगर लेमडा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होती है तो ऐसे कॉलम को लॉन्ग कॉलम बोला जाता है, और लेमडा अगर 80 से कम है तो शॉर्ट या इंटरमीडिएट कॉलम बोला जाता है। लैम्डा इज द प्रॉपर्टी। अगर आपको लैम्डा पता लग जाए तो आप ये पता कर सकते हो कॉलम इज लॉन्ग या शॉर्ट। आइदर कॉलम इज लॉन्ग या शॉर्ट यू कैन फाइंड आउट इन इजली। अगर यहां तक हो गया हो तो यस करो, मैं आगे बढ़ने वाला हूं। बिल्कुल। तो डियर, ये सारा फॉर्मूला किसने दिया था? आइलर ने। किसने दिया था? यूलर ने। तो यूलर के कुछ अजम्पशन है। कुछ अजम्पशन है इनके। पहला, आइलर्स थ्योरी ओनली लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड थी, बता दिया था का मैंने। आइलर्स थ्योरी लॉन्ग कॉलम के लिए लगेगी, बता दिया था। ओके, और बताइए कौन सा फेलियर आएगा इसमें? बकलिंग, क्रशिंग या दोनों? बोलो कौन सा फेलियर आएगा? बकलिंग, क्रशिंग या दोनों? ओनली बकलिंग फेलियर होगा। बहुत अच्छे। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जहां से क्वेश्चन बना हुआ है वैलिडिटी ऑफ आइलर्स थ्योरी। वैलिडिटी ऑफ आइलर्स थ्योरी। डियर, आइलर्स थ्योरी इज नॉट applicable for the short column because शॉर्ट कॉलम इज फेल इन क्रशिंग। उसमें क्रशिंग स्ट्रेंथ कम होती है और बकलिंग ज्यादा होती है, इसलिए पहले वो क्रशिंग में फेल हो जाता है। तो आइलर्स थ्योरी इज नॉट वैलिड फॉर द शॉर्ट कॉलम बिकॉज इन शॉर्ट कॉलम क्रशिंग स्ट्रेंथ इज लेस देन बकलिंग स्ट्रेंथ। तो बताइए क्या वैलिडिटी होगी? बताइए आइलर्स थ्योरी कब लगेगी? जब सिग्मा बी इज लेस देन सिग्मा सी होगा या सिग्मा बी इज ग्रेटर देन सिग्मा सी होगा। कब आइलर्स थ्योरी लगेगी? इन दोनों में से ये बता दो अगर किसी को आइडिया हो तो। फर्स्ट या सेकेंड, ए या बी? ओके, everyone should be answer. ओके, बहुत सारा, सभी सभी, everyone should be answer, everyone should be answer. आराम से। ओके डियर, अगर सिग्मा बी हुई 100 और ये हुआ 150, ये हुआ 150, ये हुआ 100, पहले कौन, किसमें कौन आनी चाहिए? बकलिंग या क्रशिंग? भैया आइलर्स थ्योरी में पहले बकलिंग आना चाहिए या क्रशिंग आना चाहिए? बकलिंग आना चाहिए। तो बकलिंग स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, किससे? क्रशिंग से। तो आप ये कैसे लगा रहे हो? ये वाला बी तो हो ही नहीं सकता।
क्योंकि पहले स्ट्रेस जैसे ही 100 पे पहुंचेगी ये फेल हो जाएगा सिग्मा सी में। थोड़ा कंसेप्ट रिकॉल करो। अगर आपकी बकलिंग स्ट्रेंथ ज्यादा हुई क्रशिंग से, तो जैसे ही आपने लोड लगाया स्ट्रेस डेवलप हुआ और जैसे 100 पे पहुंचा वो तो क्रशिंग में ही फेल हो जाएगा। तो ये वाली थ्योरी तो गलत है, ये नहीं लगा सकते। ये लगेगी, ए वाली लगेगी। क्यों? क्योंकि बकलिंग स्ट्रेंथ 100 है, तो पहले ये 100 मेगा पास्कल पे पहुंचेगा और पहुंचते ही ये बकलिंग में क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ये किसमें फेल हो जाएगा? बकलिंग में फेल हो जाएगा। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान दो इन चीजों पे। तो ये वाला लगेगा। तो चलो मैं लगाता हूं कि सिग्मा बी इज लेस देन सिग्मा सी। सिग्मा बी की वैल्यू कितनी थी? पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम। ओके, पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर सिग्मा सी। ध्यान से देख लो, क्या ये लगा सकता हूं? यस या नो में आंसर करोगे तो समझ में आएगी बात। यस, ऐसा करो, लैम्डा को यहां ले जाओ। तो लैम्डा बराबर अगर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा सी, इससे ज्यादा हुई तो ये आयलर्स थ्योरी को वैलिड करेगा। और आयलर्स थ्योरी जिस कॉलम को बताती है वो लॉन्ग कॉलम होगा, मतलब ये लॉन्ग कॉलम की कंडीशन दे रहा है। लॉन्ग कॉलम की कंडीशन दे रहा है। तो फॉर द लॉन्ग कॉलम लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू रूट पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा सी होना जरूरी है। आईएएस का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। समझ में आई बात? वेरी गुड। स्टील की बात करें, अगर कोई स्टील का कॉलम है, स्टील का ई कितना बताया था? 200 गीगा पास्कल। वेरी गुड। और सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 250 मेगा पास्कल। रख दो इसमें, अगर कोई स्टील का कॉलम है तो लैम्डा कितना होगा? रखो पाई स्क्वायर ई रखो 200 इंटू 10⁻³ अपॉन 250। निकालो लैम्डा की वैल्यू स्टील कॉलम के लिए। वेरी गुड। इसका वैल्यू आएगा 88.85। वेरी गुड। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 88.85 तो करीबन 90 मान लो, करीबन 90 या उससे ज्यादा होगी तो वो कॉलम लॉन्ग कॉलम होगा स्टील के लिए। अगर कोई स्टील का कॉलम है तो वो लॉन्ग कब होगा? जब लैम्डा 90 या उससे ज्यादा होगा। 90 या उससे ज्यादा होगा, एक्चुअल में यही होता है। अगर समझ में आ गया हो तो यस करो, समझ में आ गया हो तो यस करो।
हाँ बोलो मोहित, क्या डाउट है? डाउट क्लियर कर लो। मोहित वो इन जनरल है, मोहित वो इन जनरल है। इन जनरल मतलब सभी मटेरियल के लिए बात करिए, यहाँ स्टील के लिए बात करिए। तो 80 से ज्यादा 90 भी तो होता है, 80 से ऊपर होता, वो इन जनरल सभी मटेरियल के लिए है। और ये किसके लिए है? स्टील के लिए। वो रेंज है, जैसे म्यू का रेंज होता था 0.25 से लेके 0.33, लेकिन स्टील के लिए 0.283 होता था। चलो आगे बढ़ सकते हैं अगर यहां तक हो गया। अरे मोहित, स्टील के लिए ये, स्पेशल स्टील के लिए। वो अगर स्पेशल स्टील दे तब की बात करना। चलो अब मैं लास्ट पढ़ाऊंगा रैंकाइन थ्योरी। हाँ वो इन जनरल बोलेगा, इन जनरल कॉलम बोले इन जनरल मटेरियल के लिए तो 80 या उससे ऊपर, लेकिन स्टील बोल दिया तो स्पेसिफिक केस है। रैंकाइन थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर, बोलो रैंकाइन थ्योरी कौन से कॉलम के लिए? लॉन्ग, शॉर्ट, सभी के लिए। लॉन्ग शॉर्ट सभी के लिए लगती है। जब ये सभी के लिए लगेगी तो फेलियर कौन सा होगा? तो फेलियर जो इसमें होता है वो दोनों ही होता है, बोथ। बोथ में कौन कौन सा? बकलिंग और क्रशिंग, दोनों की वजह से ही। बकलिंग एंड क्रशिंग। तो याद रखना रैंकाइन थ्योरी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए लगती है, और फेलियर जो आता है वो बकलिंग और क्रशिंग दोनों आएगा। चलो वेरी गुड। अब आ जाइए इसी में, रैंकाइन लोड की वैल्यू जो दी जाती है, रैंकाइन लोड की वैल्यू जो दी जाती है तो 1/PR इक्वल टू 1/PB प्लस 1/PC। हाँ दोनों के लिए, सभी के लिए। PR क्या है? PR या रैंकाइन लोड है। PB क्या है? बकलिंग लोड है। और PC क्या है? ये क्रशिंग लोड है। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करो, 1/PR, ऐसा करो एलसीएम ले लो, PB PC, तो PB प्लस PC लिखा जा सकता है, तो कभी कभी इस फॉर्म में दे देगा। और PR की वैल्यू और करो, PR बराबर क्या हो जाएगा? तो PB PC, PB प्लस PC। कभी इसमें दे देता है, कभी ये दे देता है, कभी ये दे देता है। और आ जाओ, थोड़ा और आगे कर लो सॉल्व। पीबी को कॉमन ले लो, पीबी को ऊपर से कॉमन, नीचे से कॉमन, तो ऊपर बचा पीसी, नीचे बचा 1 प्लस पीसी अपॉन पीबी। पीसी की वैल्यू लिखाई थी मैंने, सिग्मा सी इंटू ए। पीसी का वैल्यू यही लिखाया था, यस या नो करो। पीसी क्या यही लिखाया था, सिग्मा सी इंटू ए। यस या नो करो, यही था। तो सिग्मा सी इंटू ए, पीबी का पीसी सिग्मा सी इंटू ए, पीबी का वैल्यू कितना? पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एली का स्क्वायर। ऐसा करो और सिंप्लीफाई करो,
सिग्मा सी इंटू ए 1 प्लस सिग्मा सी इंटू ए इंटू एल का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर ई। आई मिनिमम को लिख दो 1 के स्क्वायर का मिनिमम। आई मिनिमम को लिख दो 1 के स्क्वायर का मिनिमम, 1 के स्क्वायर का मिनिमम। एरिया से एरिया चला गया तो सिग्मा सी बराबर आया, सॉरी पीछे ले चलते एक तो पी आर बराबर सिग्मा सी इंटू ए 1 प्लस ए से ए कैंसिल हो गया। कितना बचा सिग्मा सी, हाँ एक दिन इस एली को नीचे ले जाऊंगा, इस एली को के नीचे ले जाऊंगा, नहीं ले जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके क्या क्या बचा, सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई बचा, एली का स्क्वायर अपॉन के मिनिमम का स्क्वायर बचा। तो डी आर यहां बड़े ध्यान से सुनना, सिग्मा सी इंटू ए 1 प्लस डी आर सिग्मा सी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, क्रशिंग स्ट्रेंथ कांस्टेंट, क्रशिंग स्ट्रेंथ कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, ये तो इसे बोला जाता है एल्फा, और दैट इज द लेमडा का स्क्वायर। एल्फा इक्वल टू रैंकाइन कांस्टेंट, रैंकाइन कांस्टेंट, that is the sigma c upon pi square e। ये हुआ पूरा फॉर्मूला, यहां तक याद रखना पड़ेगा अगर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो। अगर सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो यहां तक तो याद करना ही पड़ेगा। अगर आप यहां तक रेडी हो तो अब सीट निकलवा दें। यस या नो? ओके चलिए सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लो एक बार। अब हम सीट निकालेंगे कॉलम वाली। चलिए बात करें नोट कर लो जब तक। सभी सारे फॉर्मूले देख लो ध्यान से।
और आई थिंक आप सभी की पढ़ाई भी मस्त तरीके से चल रही होगी। आज बीएमसी की क्लास नहीं थी। ओके, आई थिंक आज संडे था ना। संडे नहीं, आज हो सकता है कोई हो, मैं पूछूंगा क्यों नहीं चल पाई। ओके, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है डियर। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। लार्ज बना देता हूं थोड़ा। चलिए क्वेश्चन को रीड करिए। रवि, क्या रवि क्या नोट करवाना था? ओके, 9 पेज। ओके ओके डियर। 9 पेज। रवि को लिखने दो एक बार। डियर मैंने कम नहीं लिखा, पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया। इसमें सारा चैप्टर रिवाइज करा दिया। ये कम नहीं है, इतना ही चैप्टर है छोटे छोटे। क्लास को आराम से यहां पढ़ लो, उसके बाद कोई टॉपिक रह जाए तो आप वापस उस वीडियो को खोल के वापस पढ़ो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। सभी का डिफ्लेक्शन अच्छा से हो गया? सभी ने डिफ्लेक्शन अच्छे से कर लिया ना? यस या नो में आवाज दो। डिफ्लेक्शन सबने अच्छे से कर लिया? वेरी गुड। सारे चैप्टर कर लेना। हाँ, वापस एक बार सारे क्वेश्चन, अभी तो और आएंगे, अभी तो और सीट आएगी, तो सारे के शॉर्ट नोट्स बना लेना एक बार, पहले निकाल लो सारे क्वेश्चंस। ओके चलो, हो गया रवि? रवि हो गया हो तो यस करो। डियर यूट्यूब पे अभी ओनली और ओनली क्लास लगेगी एसएफडी बीएमडी की, डिफ्लेक्शन बाद में करेंगे यूट्यूब पे। पहले एसएफडी बीएमडी होगा यूट्यूब पे 2 या 3 दिन में, ज्यादा नहीं। चलिए हम स्टार्ट करेंगे अब। पहला क्वेश्चन सभी रीड करो। रजत, समझ में तो आ रहा है ना सारी चीजें? देखो डियर, ये प्रैक्टिस सेशन है, यहां मैं उतनी थ्योरी करवा रहा हूं जितनी मुझे सफिशिएंट लगती है, क्योंकि आप सब थ्योरी पढ़े हुए हो। चलो, इन द बकलिंग लोड फॉर ए गिवन मटेरियल डिपेंड। बकलिंग लोड याद करो फॉर्मूला, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर। बोलो, बकलिंग लोड। अरे पॉइजन रेशियो कहां से आ गया? नहीं करेगा। ओके, ऑप्शन बताओ। पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर। ओके, तो
पीबी हो गया, तो पीबी बराबर पाई स्क्वायर ई आई ए के स्क्वायर अपॉन एल ई स्क्वायर, और ये बन जाएगा पीबी का फॉर्मूला पाई स्क्वायर ई ए अपॉन लेमडा का स्क्वायर। तो ई पे भी डिपेंड करेगा, ए पे भी और लेमडा पे भी, सिलेंडरनेस रेशियो पे भी करेगा, एरिया पे भी करेगा और ई पे भी करेगा। आंसर चेक करो, आंसर चेक करो, डी होना चाहिए। वेरी गुड, तो आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। बहुत सिंपल होता है, अगर थ्योरी पूरी क्लियर हो, कंसेप्ट हो तो उसको लगाना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर लेंथ ऑफ द कॉलम, अगर लेंथ कॉलम की 5 टाइम्स इंक्रीज कर दी जाए तो कैपेसिटी क्या होगी? आराम से दो आंसर सभी। उमेश का आया, मोहित का आया, दीपक का आया, रवि का भी आंसर आना चाहिए। एवरीवन, एवरीवन। ओके, डी। क्यों क्यों डी? आप जानते हो कि जो बकलिंग लोड होता है, बकलिंग लोड वो 1/L² पे डिपेंड करता है। अगर L स्क्वायर को अपन 5 करेंगे, सॉरी L को अगर 5 टाइम्स करेंगे तो 25 हो जाएगा। वेरी गुड। आगे बताइए, कौन सी एक्सिस में बकल करेगा? बोलो तीसरे में। जो कंप्रेशन मेंबर होगा टेंस टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ, बोलो बोलो साहब बोलो। भैया जिसमें लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन होगी उसमें आई मिनिमम होगा, और आई मिनिमम होगा तो उसी एक्सिस में वो बकल करेगा। ये बी ऑप्शन कौन दे रहे हो? बी ऑप्शन कौन दे रहे हो? मैंने बताया था आपको कि 2 आई होते हैं। अब ये पहले बकलिंग किस में आएगी? जिसका आई कैसा होगा? मिनिमम। और आई मिनिमम कब होगा? जब ए के स्क्वायर मिनिमम। तो ये आंसर बी क्यों दे रहे थे? पहले प्रद्युम्न ने भी आंसर बी दिया था। क्यों? पकड़ो कंसेप्ट को सही से, कंसेप्ट सही से पकड़ो। प्रद्युम्न बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब वो बकलिंग होती है तो बकलिंग को ये कहा जाता है कि 2 एक्सिस होती है, दोनों में से किस एक्सिस में होगी वो लोड पे डिपेंड करेगी नहीं कि लोड के परपेंडिकुलर होगी। कैसे होगी लोड के परपेंडिकुलर? तुमने कैसे पता कर लिया कि लोड के परपेंडिकुलर होगी? ये अगर बकल भी होगा तो ऐसे होगा। अब ये लोड के परपेंडिकुलर है या नहीं है आपको कैसे पता? ये तो बकलिंग है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते। हाँ ये जरूर है जिसमें आपका आई मिनिमम होगा। तो बेस्ट ऑप्शन जाना चाहिए कौन सा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से आंसर बताओ। पहले क्वेश्चन को आराम से रीड करो। अगर दोनों एंड कॉलम के फिक्स है तो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? भैया L/2 होती है, अभी अभी करवाया है।
वेरी गुड। नवीन, नवीन नहीं है का आज? नवीन नहीं है या नवीन आया ही नहीं आज? नवीन आंसर करो सी। वेरी गुड गोकुल। अरे गोकुल आगे बढ़ गए हो। बहुत अच्छे। क्यों नहीं दिख रहे हैं पूरे? फोर्थ में तो पूरे दिख रहे हैं, हाँ 5 में नहीं दिख रहे हैं। ओके, cylinderness of a column is 0 when? जल्दी जल्दी। जीरो कब होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, देखिए ध्यान से सुनो। हाँ ध्यान से सुनो। Cylinderness of the column is 0. Cylinderness of the column, cylinderness क्या था? लैम्डा, लैम्डा बराबर एली अपॉन के मिनिमम, यही था। हाँ बिल्कुल। अब समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। जब एंड फिक्स होते थे, जब एंड फिक्स होते थे, एंड फिक्स होते थे तो भैया कॉलम बकल करता था, बिल्कुल करता था, बकलिंग होती थी। बकलिंग होती थी तो उसमें एली भी पता था, उसका के मिनिमम भी पता था, दोनों पता है कि कितनी लेंथ में बकलिंग आएगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ जायरेशन, अगर दोनों बराबर हो जाए तो ये तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नहीं होगा 0, ऑप्शन नंबर इसमें भी 0 नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ट्वाइस हो जाएगा फिर तो। अब ध्यान से ये सुनो कि ऐसा कॉलम जिसकी सारी की सारी साइड्स कैसी है? कॉलम आर सपोर्टेड थ्रू आउट द लेंथ। भैया एक बात ध्यान देना, साइड मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास सभी साइड से सपोर्ट दे देंगे तो ये क्या कभी बकल होगा? ये कभी बकलिंग होगी ही नहीं इसमें, तो इसमें लेंथ, कोई इफेक्टिव लेंथ इसकी नहीं होगी। बिल्कुल, इसलिए इसने ऑप्शन नंबर डी की बात करी, सॉरी बी की बात करी। ऑप्शन नंबर बी इसलिए किया, एक चीज और कर सकते हो आप। चलो अपन को आइडिया नहीं लगा इस चीज का, लेकिन एक चीज का आइडिया तो लग गया कि भैया इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि इनकी वैल्यू मुझे पता है। तो फिर मुझे वैल्यू किसकी पता नहीं है? बी की, तो बी ऑप्शन हो सकता है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल। ऑल साइड को एकदम सपोर्ट कर देते हैं चारों साइड से, मतलब जैसे आपके पास 3D की बात करें, अब जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसकी सारी साइड्स आपने सपोर्टेड कर दी, फिक्स कर दी, या कुछ भी मान लो सपोर्ट कर दिया, तो अब ये कॉलम इधर से भी नीचे से भी ऐसे ही होगा, सभी साइड से, सभी साइड से। अब कॉलम में कुछ भी बकलिंग नहीं आएगी। हाँ वेरी गुड।
बिल्कुल, अब रेडियस ऑफ के इनफाइनाइट नहीं करेंगे, अभी बकलिंग होगी नहीं, रोकने का तरीका है। तो ऑप्शन नंबर 20 का चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का चला जाएगा। बिल्कुल। तो क्या आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसका आपको पिक्चर भेज दूंगा आज, भली पिक्चर भेज दूंगा आज मैं इसका आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 5। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को आराम से रीड करो। द रैंकाइन क्रिपलिंग लोड, रैंकाइन लोड बताओ, मैंने क्या बताया था? ये एल्फा है डियर, ये एल्फा है, ये एल्फा है डियर, ए नहीं है, ये एल्फा है। हाँ, तो बताइए सिग्मा सी इंटू ए, एफ सी का मतलब सिग्मा सी, एफ सी का मतलब सिग्मा सी इंटू ए 1 प्लस एल्फा लेमडा मतलब एल बाई आर मिनिमम का स्क्वायर, और तो कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। हाँ यही है, एल्फा ही है, ए नहीं है, थोड़ा सा एल्फा है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? 6 में कौन सा जाएगा? ए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्ट कॉलम किसमें फेल होता है डियर? शॉर्ट कॉलम किसमें फेल होता है जनरली? बोलो, शॉर्ट कॉलम किसमें? लॉन्ग कॉलम प्योर बकलिंग में, और शॉर्ट कॉलम प्योर कंप्रेशन में। प्योर कंप्रेशन, बिल्कुल। क्रशिंग, अरे क्रशिंग ही है ये। इसको या तो डायरेक्ट कंप्रेशन बोल देते हैं या क्रशिंग बोल देते हैं। क्रशिंग किसकी वजह से आती है? कंप्रेशन, कंप्रेसिव फोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मोहित, प्योर कंप्रेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन एक ही बात है। ओके। हाँ डिम्पल, बिल्कुल आती कंप्रेसिव फोर्स की वजह से है, लेकिन इस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से मैंने कितनी टाइप का आपको फेलियर बताया था? मैंने फेलियर बताया था बकलिंग, क्रशिंग, और क्रशिंग को ही क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव भी बोलते हैं, और बोथ। तो आपका बकलिंग आता है लॉन्ग कॉलम में, आपका क्रशिंग आता है शॉर्ट कॉलम में, और आपका बोथ आता है मीडिएट कॉलम में या मीडियम कॉलम में। बिल्कुल। तो डायरेक्ट कंप्रेशन ओनली, ये लगाओगे आप। क्लियर है? क्लियर हो तो यस करो, ना तो नो करो। ओके। 8वें नंबर का क्वेश्चन बताइए, सबसे ज्यादा हाईएस्ट इक्विवेलेंट लेंथ कौन सी कंडीशन में होती है? इक्विवेलेंट लेंथ भैया जल्दी जल्दी आंसर करो। इसकी कितनी? इसकी एली कितनी? आई थिंक L/2 लगाया था। बोथ एंड हिंज एली बराबर एल, वन एंड फिक्स अदर एंड इज फ्री, एली बराबर L/√2, और वन एंड फिक्स अदर एंड हिंज एली बराबर, हाँ ये फ्री है ना, तो फ्री है तो 2L आएगा, और एली बराबर L/√2। याद करो, फ्री है तो 2L। आंसर बता दो सबसे ज्यादा कौन सा? और ये याद करना कि बहुत बार ये चीजें आएगी, याद रहेगी तो टॉपिक का 90% क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे एग्जामिनेशन का। आराम से देखो।
हाँ सी, वेरी गुड। वन एंड फिक्स, अदर एंड फ्री है, तो एल ई बराबर 2L होगा। आगे बढ़े। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9। अगर सिलेंडर नेस रेशियो ऑफ कॉलम इंक्रीज, तो बताइए सभी के सभी। बिल्कुल, वेरी गुड। सिग्मा क्या था? पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब डियर ऐसे मत सोचना कि यार कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गया। कंप्रेसिव का मतलब आपके पास बकलिंग स्ट्रेंथ ही है, बकलिंग स्ट्रेंथ ही है। आपको थोड़ा आइडिया इसी तरह से लगाना चाहिए। वो कभी कभी वर्ड में हेर फेर कर देगा, लेकिन चैप्टर नहीं बदलेगा, चैप्टर के पैरामीटर्स नहीं बदलेंगे। तो अगर लैम्डा को इंक्रीज किया जाएगा तो सिग्मा कम हो जाएगा, डिक्रीज। हाँ, इसमें ऐसा मत कर लेना, अपने याद रखना जितना आपने पढ़ा है ना, जितने आपने कंसेप्ट पढ़े हैं उन्हीं के अंदर से पूछा गया होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग देना आंसर। वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। डियर ये फैक्ट है कि आयलर फॉर्मूले में कितना रखा जाता है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर इन आयलर्स फॉर्मूला, कितना रखा उसने। हाँ ये फैक्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा। उसने 1 मान के किया, 1। हाँ बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा नहीं कि इसका कोई लॉजिक है, लॉजिक नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंसर आना यार, 11 का भी आंसर आ गया। वेरी गुड, 11 बताओ। 11 इसका 1 लगा लेना। 11 बताओ। रैंकाइंस देखो, रैंकाइंस किसके लिए लगता है? सभी कॉलम के लिए, सभी कॉलम के लिए। तो सभी कहाँ है इसमें? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। बिल्कुल। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। डियर अभी याद रखना, मैंने आपको 2 क्वेश्चंस डिफ्लेक्शन में नहीं बताए हैं। अभी 2 क्वेश्चंस मेरे डिफ्लेक्शन वाले पेंडिंग है। मैं उसको सबसे लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा उस तरीके को, क्योंकि वो अलग से तरीका है। हाँ, किस टाइप की स्टील, विच वन ऑफ द स्टील सेक्शन इज प्रिफर्ड फॉर कॉलम? बोलो बोलो। नहीं पता, ठीक है, इसको अभी रोक दो। सारी की सारी इनके नाम है ये। हाँ, इसको रोक दो अभी। इस क्वेश्चंस को मैं सारा इसमें डिटेल में स्टील की बात करूंगा। मैं स्टील की बात करूंगा कि स्टील कितना टाइप का, पहले वो बताऊंगा, फिर सबके बारे में 1 बाय 1 सारी थ्योरी करवाऊंगा। हाँ, वो बात की बात है, बिल्कुल। हाँ, सारा स्टील का ही है।
24 से आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होगा रेगुलर में। रेगुलर में 24 से नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। आई थिंक एफएम स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, वो बाद में बात करेंगे। मैं इस पे बात करूंगा 12 वाले पे आराम से। 12वें नंबर को याद रखना। चलो, फॉर इसेंट्रिकली लोडेड स्ट्रक्ट कौन सा यूज करना चाहिए? नहीं, ये बैच बंद नहीं होगा, ये प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा। इसके बाद आपको आई थिंक स्टिल ही पढ़ाई जाएगी। सिविल वालों के लिए स्टिल ही पढ़ाई जाएगी। स्टिल चलेगी सिविल वालों की, और मैकेनिकल वालों की थर्मो चलेगी। आई थिंक वो पता हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। रेगुलर का मतलब जो करंटली ईए के स्टूडेंट हैं और जो अलग अलग कोचिंग से हैं और जिनके लॉकडाउन की वजह से क्लासेस क्लोज चल रही है, उन सब बच्चों की रेगुलर क्लास चलेगी। चलिए 13 की बात करो। इसेंट्रिकली लोडेड स्ट्रक्ट। डियर, ये क्वेश्चंस कहां से जाएगा? ये क्वेश्चंस कहां से जाएगा? इसेंट्रिक लोडेड मैंने आपको कोर और कर्ण करवाया था। अरे कोर और कर्ण करवाया या नहीं करवाया, पहले तो ये बताओ। कोर और कर्ण करवाया या नहीं करवाया? करवाया है, वेरी गुड। अब डियर, अगर कोई इसेंट्रिक लोडेड है, ये कॉलम मैंने उसपे इसेंट्रिसिटी पे लगाया था। इसेंट्रिसिटी पे लगाया था, बिल्कुल। मैंने आपको 3 सेक्शन के निकाला था। 1/4 रूल, 1/4 मिडल रूल, 1/3 मिडल रूल और होलो सेक्शन। रजत, क्रिपलिंग का मतलब भी बकलिंग होता है। देखो, बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड, फेलियर लोड, आइलर लोड और क्रिटिकल लोड और लिमिटेड लोड, सारी एक ही चीजें हैं। सभी को एक ही नाम से बोला जाता है। अलग अलग नाम हो सकते हैं पर मतलब सबका सेम होगा। तो डियर, अपन ने पढ़ा था कि कुछ ऐसा आया था निकल के होलो में, और सॉलिड में कैसा आया था? सॉलिड में कुछ ऐसा आया था पूरा का पूरा। हाँ, तो अगर अपन मटेरियल बचा ले तो और मटेरियल बच सकती। अगर यहां से मटेरियल निकालेंगे ये, तो मटेरियल निकालेंगे तो इसका इकोनॉमिकल भी होगा। इकोनॉमिकल होगा या नहीं होगा? होलो होमवर्क में था, तो होमवर्क में होलो क्या इसेंट्रिसिटी कितना आया था? D + D/8D। याद करो फॉर्मूले को। क्या यही आया था फॉर्मूला? फॉर्मूला याद होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और E का फॉर्मूला कैसे निकालते थे? Z/A से। याद करो, याद करो, E कैसे निकालते थे? Z/A से। Z/A। हाँ, अब यहाँ स्क्वायर था, ऊपर स्क्वायर था। ये D² + D² में निकाल लूंगा ऐसे तो। ओके, स्क्वायर था तो D² + कैपिटल D² + स्मॉल D² अपॉन 8D। मैं कभी भी याद नहीं करता, मैं हमेशा इस फॉर्मूले से निकाल लेता हूं। मुझे ये फॉर्मूला पता है, मैं इस फॉर्मूले से निकाल लेता हूं। बिल्कुल, स्क्वायर में था तो मुझे जेड पता होता है, ए पता होता है, दोनों रखता हूं, आंसर निकल के आ जाता है 1 मिनट के अंदर। ओके, तो डियर, कौन सा सेक्शन ज्यादा अच्छा होगा प्रिफर? यहां से अगर मटेरियल को निकाल देंगे तो कॉस्ट बच जाएगी सेम के लिए। तो बताइए कौन सा ज्यादा अच्छा? इसमें होलो ज्यादा अच्छा निकलेगा।
होलो, बिल्कुल। वेरी गुड। और अभी अभी मैंने रजत को क्वेश्चन बताया था, वो क्वेश्चन आ गया रजत। मिनिमम लिमिटिंग लोड, तो मैंने क्या बोला था? लिमिटिंग लोड, क्रिटिकल लोड, बकलिंग लोड, आइलर लोड, फेलियर लोड, सबका सब कैसा है? सेम। तो बताइए मिनिमम का मतलब सारे की सारी चीजें, एनी ऑफ द अबव। वेरी गुड, चारों के चारों हो सकते हैं। वेरी गुड। बात करें अगले 15वें की। 15वें में बात करें, हाँ या ना में आंसर कर दो अगर ये सभी को क्लियर हो तो। ये सभी को क्लियर हो तो चलो 15वां आप ध्यान से देखो। एक कॉलम इज डिफाइंड एट द शॉर्ट कॉलम। देखो इसके कंसेप्ट को समझो। यहीं पे कॉलम 3 टाइप के होते हैं। कॉलम 3 टाइप के होंगे। फर्स्ट वन इज द लॉन्ग कॉलम, सेकेंड वन इज कॉल्ड द मीडियम कॉलम, और थर्ड वन इज कॉल्ड द शॉर्ट कॉलम। अब इनका क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे किया जाता है। 2 मेथड है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से मेरी बात को सुनना। इन कॉलम का जो क्लासिफिकेशन होता है उनके 2 बेसिस है। एक बेसिस है एल बाई डी का रेशियो, और दूसरा है एल ई बाई के मिनिमम का रेशियो। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। इनकी बात अपन करेंगे। वेरी गुड। तो एल या क्या है? एल मतलब या मैं बता देता हूं। एल मतलब लेंथ ऑफ द कॉलम, लेंथ ऑफ द कॉलम, और डी मतलब डायामीटर ऑफ द कॉलम। एल यानी इफेक्टिव लेंथ, एल यानी इफेक्टिव लेंथ, और के यानी लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर एल बाई डी का रेशियो कम है किससे? 8 से। अगर एल बाई डी का रेशियो 8 से कम है तो ऐसे कॉलम को अपन कौन सा कॉलम बोलेंगे? बोलो बोलो, कौन सा कॉलम बोलेंगे? लॉन्ग कॉलम या शॉर्ट कॉलम बोला जाएगा। वेरी गुड। उल्टा लिख दिया। ओके, सॉरी, उल्टा लिख दिया। ऐसे होगा, ऐसे। ओके, ऐसे होगा। ये कितना हो जाएगा? एल नहीं, लेंथ ज्यादा थोड़ी हो सकती है। नहीं, लेंथ कम होगी, यही होगा। और इसमें होगा 30, इसमें होगा 30। अरे ये देख लेना, एल बाई डी का रेशियो अगर लेस देन है 8 से तो लॉन्ग कॉलम, और एल ई बाई के का रेशियो है आपके पास 30। लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम किसके लिए लिख रहे हैं अपन? लॉन्ग के लिए। अरे नहीं, ये तो शॉर्ट के लिए होता है। एल बाई डी का रेशियो 8 से कम शॉर्ट के लिए। मैंने उल्टा कैसे लिख दिया? ये नहीं। हाँ, अब सही है। ये शॉर्ट में आएगा ये डाटा। एल बाई डी का रेशियो 8 और एल ई बाई के
1 मिनट आराम से करो, गलत मत कर देना। हाँ बिल्कुल, अब सही है, अब सही है। अगर L/D का रेशियो 30 से ज्यादा चला जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, और ये चला जाता है करीबन 80 से ज्यादा, अलग अलग बुक में इसका आंसर अलग अलग है, अलग अलग बुक में इसका आंसर अलग अलग है। हाँ, किसी बुक में इसका आंसर 120 भी दिया हुआ है, तो अलग अलग बुक के हिसाब से अलग अलग आंसर है, थोड़ा देख लेना। अलग अलग बुक में आंसर अलग अलग दे रखा है, पर्टिकुलर एक ही आंसर नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। L/K का रेशियो अगर 80 या 120, हाँ बता रहा हूं सारी चीज, पर मैं ये कह रहा हूं आपसे, कभी कभी 80 मिलेगा, कभी कभी 120 मिलेगा, दोनों ही आंसर मिलेंगे, क्योंकि बुक में अलग अलग दे रखा है, इसलिए। अब यहां आ जाओ, 8 से तो कैसा होगा ज्यादा, और 30 से कैसा होगा कम, और यहां 30 से तो ज्यादा और 120 से कम। बेस्ट अगर देखना चाहेंगे तो 120 लेना, मैक्सिमम में 120 दे रखा है, मैक्सिमम में 120 दे रखा है, मैक्सिमम बुक्स इसको 120 वेरी करवाती है। अब आराम से वैल्यू देख लो इनकी, अगर ये क्लियर हो तो उसके बाद आगे बढ़े, क्योंकि डियर ये फैक्ट है, इनमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको लिखा है, देखो एग्जैक्ट डाटा, एग्जैक्ट डाटा 1200 नहीं है, 120 है डियर, और 80, और डिम्पल ये 120 है, 1200 नहीं है। मैंने क्या कहा, किसी बुक में 80 बताया हुआ है तो किसी में 120, तो जनरली दोनों में से कौन सा लेंगे, तो अगर ज्यादा बेटर हो तो 120 ले लेना। हाँ, अब और आ जाओ, अब और आ जाओ। कभी कभी मीडियम की बात करेगा ही नहीं, कभी कभी मीडियम की बात करेगा ही नहीं, तो मीडियम की बात नहीं कर रहा है, और लॉन्ग और शॉर्ट की बात करे, लॉन्ग और शॉर्ट की बात करे, तो मीडियम की बात नहीं करे, क्योंकि मीडियम को भी वो शॉर्ट में ही मान लेता है, कुछ मीडियम को शॉर्ट में मान लेता है और कुछ को लॉन्ग में मान लेता है, तो कभी कभी लॉन्ग और शॉर्ट की बात करता है। अब ध्यान से देखना, नहीं डायामीटर को अपन थिकनेस नहीं बोलेंगे W यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, अगर अपन को बस ये इसकी बारे में कोई बात नहीं हो तो आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि जो 30 से ज्यादा है वो लॉन्ग कॉलम में चला जाएगा, या 80 से ज्यादा है वो लॉन्ग में चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो कभी कभी ये मीडियम की बात करता ही नहीं है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, और बेस्ट आंसर चुनने की कोशिश करेंगे। एक कॉलम इज डिफाइंड एज द शॉर्ट कॉलम, एक कॉलम शॉर्ट कॉलम कब होगा बताओ। लेंथ नहीं, रेशियो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ टू द लिस्ट लेटरल डायमेंशन इज लेस देन 15, और बताओ 50 से कम, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है एवरीवन, बेस्ट ऑप्शन बताना है। शॉर्ट शॉर्ट, वापस देख लो एक बार, वापस देख लो, 30 से कम, 30 से कम,
तो बोलो ऑप्शन बताओ कौन सा बेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी ज्यादा बेस्ट है। और कभी कभी तो अगर कंफ्यूजिंग आ जाए और आपने लगा दिया कोई और तो बोनस भी मिल सकता है, डोंट वरी। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा इसमें। मोहित, मोहित जो रेक्टेंगुलर की बात करता है वो एल और के मिनिमम तो निकाल ही सकते हैं ना। तो एल और के मिनिमम निकाल लो। तो एल बाई डी की जगह आप एल बाई के तो सेम रहेगा। एल बाई के तो अपन सही सही निकाल सकते हैं ना। रजत, रजत एल बाई डी की जगह फिर वहां एल बाई एली बाई के ले लेना। जो एली एली मतलब इफेक्टिव लेंथ निकाला जा सकता है, और के मिनिमम तो आप रेक्टेंगुलर में भी निकाल सकते हो, सर्कुलर में भी निकाल सकते हो, एनी वन किसी में भी निकाल सकते हो। तो वहां ये निकाला जा सकता है। एल बाई डी उसने जनरली सर्कुलर और होलो सर्कुलर के लिए लिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आराम से पढ़ो और आंसर बताओ। रीड करो और आंसर बताओ। ओके। वन एंड फिक्स अदर एंड हिंज। हिंज है तो 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है ना डियर। ये तो ये फॉर्मूला तो ये इसका हो गया, ये वाला हो गया किसका, फिक्स का, नहीं ये फ्री का हो गया। बिल्कुल। आंसर कौन सा जाएगा, ए ऑप्शन। वेरी गुड, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन जाएगा। आगे बढ़े अगर आपकी परमिशन हो तो। आगे बढ़े अगर परमिशन हो तो यस करो। हाँ जी। चलो देखा, ये कहा देखा पेडेस्टल, कहा देखा, बोलो। फाउंडेशन में बिल्कुल, स्टेच्यू में बिल्कुल। वेरी गुड संजू, वेरी गुड। फुटिंग में, फुटिंग में। अब ये सारी चीजें कहाँ पढ़ोगे, जो मैकेनिकल से है इधर ध्यान से देखना। जो मैकेनिकल से है उनके ये चीजें नहीं आएगी, ये स्टील में, स्टील कॉलम में पढ़ाया जाएगा। ये स्टील में, स्टील कॉलम में पढ़ाया जाएगा। जो फुटिंग होती है, अब फुटिंग मैकेनिकल वालों को फुटिंग का मतलब समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो स्टील नहीं पढ़ते हैं। तो कितने मैकेनिकल के हो वो यस करो। जो यहाँ मैकेनिकल के हैं वो यस करो। कौन कौन मैकेनिकल से है। ओके उमेश, डिम्पल, और बताओ। 2 ही है मैकेनिकल से। प्रजापति जी आप भी मैकेनिकल से हो। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो मैकेनिकल से है उनको डरने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, उनका नहीं है। ये क्वेश्चन बेसिकली स्टील से है। स्टील में इनको कॉलम पढ़ाया जाता है अच्छे से। बोलो सिविल वालों, स्टील में कॉलम पढ़ा या नहीं पढ़ा, 2-3 चैप्टर तो उसी के हैं। यस प्रद्युम्न, बिल्कुल। तो मैकेनिकल वालों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि सर ये क्या आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने कॉलम में। स्टील ही नहीं पढ़ा मोहित ने, तो मोहित पढ़ोगे, अभी तक कोर्स पूरे नहीं हुए ना तुम्हारे। स्टील चलेगी, या तो लॉकडाउन से पहले ही हो जाएगा या फिर आफ्टर क्लास में होगा, रेगुलर होगा।
टेंशन मत लो। तो स्टील में पेडेस्ट्रल क्या होता है, एक फुटिंग होती है। फुटिंग मतलब ये लिफ्ट में भी पाया जाता है, और कभी आपने देखा हो कि एक लिफ्ट होती है मेट्रो में ऊपर जाने के लिए। ओके, माइनिंग से तब भी टेंशन नहीं लेनी है, माइनिंग और मैकेनिकल एक साइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपने पास लिफ्ट होती है, जब लिफ्ट में अपन लिफ्ट पर कहाँ वाली, ब्रिज पे चढ़ने के लिए। हाँ, कॉलम डिजाइनिंग आरसीसी में भी है, सब में आपको मिलता है फुटिंग में। बिल्कुल, मैं वही राजकुमारी जी ने बिल्कुल बनाती हैं, तो उनको पता है कि जो फुटिंग में होता है वो टॉप पर लगता है, तो इस पे टेंशन नहीं लेनी है। अभी तो यहाँ आंसर देख लो, ये कितना आंसर होगा इसका आप ही बता दो। जो जिन्होंने स्टील पढ़ा हुआ है, जिन्होंने स्टील पढ़ा हुआ है वो आंसर क्या लगाएंगे, बिल्कुल ए ऑप्शन लगेगा। अभी याद रखना, इसके बाद मैं मैकेनिकल की सीट लगवाऊंगा। ये सिविल की सीट चल रही है सोम की, इसके बाद मैकेनिकल की सीट लगवाऊंगा। बिल्कुल ए ऑप्शन होगा इसका, तो टेंशन नहीं लेनी है यहाँ पे अपन को। जितना भी कंसेप्चुअल है वो तो सारी चीजें हो जाएगी, ये फैक्ट होते हैं, इनको याद करना पड़ता है। मोहित जब स्टिल पढ़ोगे ना, मोहित जब स्टिल पढ़ोगे तो सॉम ही यूज आएगी बार बार। तो सॉम हमेशा बेसिक सब्जेक्ट है किसका, सिविल का। विदाउट सॉम सिविल में और सब्जेक्ट अच्छे से नहीं कर सकते हो। तो ध्यान से है ना, सॉम पढ़ ही लेना, और पढ़ भी लिया है तुमने अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। 18 सेकेंड मूवमेंट इन ए कॉलम आर जनरेटेड बाय, बोलो। सेकेंड मूवमेंट इन कॉलम, सेकेंड मूवमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? अरे आराम से क्वेश्चन को रीड करो 18 को। एटीन को आराम से रीड करो। वेरी गुड, लगाते जाओ। Second movement in a column are generated by, डियर यहां समझना एक बात कि जब आप कॉलम में एक इसेंट्रिक लोड लगाते हो, बात समझना, बात समझोगे तो कुछ समझ में आएगी। मैंने आपको करवाया था कि जब मैं एक इसेंट्रिक लोड लगाया था मैंने पी एक डिस्टेंस ई पे, तो बताइए इस पी की वजह से क्या क्या आया था। इस पी की वजह से एक तो आपको लोड मिला था और एक आपको क्या मिला था, सेकंड मूवमेंट। कितना, पी इंटू ई। आराम से देखो, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया नहीं है, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया नहीं है, यहां सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया नहीं है डियर। ये सेकंड मूवमेंट, सेकेंडरी मूवमेंट की बात कर रहा है। सेकेंडरी मूवमेंट मतलब फर्स्ट इफेक्ट तो ये हुआ और सेकेंडरी इफेक्ट ये हुआ। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पे जब भी इसेंट्रिक लोडिंग होती थी तो मैंने चिल्ला चिल्ला के समझाया है आपको कि उसकी वजह से एक डायरेक्ट लोड होगा, एक डायरेक्ट लोड होगा, और इसे बोला जाएगा सेकेंडरी मूवमेंट। क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी। और इसे बोला जाएगा प्राइमरी, इसे बोला जाएगा प्राइमरी, और इसे बोला जाएगा सेकेंडरी। हाँ बिल्कुल, सेकेंडरी बोला जाता है, इसे सेकेंडरी मूवमेंट बोलते हैं, इसे प्राइमरी लोड बोलते हैं या डायरेक्ट लोड बोलते हैं। अब बताओ, अब तो समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक किससे लिया गया है।
अब तो समझ में आ गया होगा ये किससे लिया है। हाँ, तो किससे लिया है? कोर से। कोर मतलब किसकी बात है? इसेंट्रिक लोडिंग। अब अच्छे से लगा देना आंसर, अब गलती मत करना। यहां सेकेंडरी मूवमेंट है, बड़े ध्यान से सुनना, एरिया नहीं है। सेकेंड, अगर सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया होता, ऐसा होता सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया, तो फिर अपन अलग बात कर दे। सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया का मतलब तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता। वेरी गुड, सबको क्लियर है? 18 नंबर का क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस करो, बिल्कुल। चलो, और जो मैकेनिकल से उनको मैं एक और बात याद दिला देता हूं। भैया आपको जब मशीन डिजाइन पढ़ाई जाएगी तब आपको क्या, आपको पढ़ना पड़ेगा रिवेट जॉइंट, बोल्ट, इसेंट्रिक लोड लगाओगे, और वहां इसेंट्रिक लोड लगाओगे तो उसकी वजह से दो इफेक्ट आएंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हमेशा कब आता है? जब एक इसेंट्रिक लोड लगता है। और यही चीज सिविल वालों को भी पढ़नी है रिवेट्स में। अरे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? बोलो। हाँ बिल्कुल, स्टील में आपके भी है, वही वहीं से लिया गया है। वेरी गुड, वहां पढ़ते अपन कि इसका प्राइमरी का इफेक्ट क्या होगा उस बोल्ट पे या रिवेट पे, इस सेकेंडरी का इफेक्ट क्या होगा, ये सारी चीजें वहां पढ़ाई जाती है अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 19। आयलर लोड फॉर द कॉलम और क्रशिंग लोड दे रखा है, तो रैंकाइन लोड निकालना है, जल्दी से निकाल के फेंक दो। जल्दी से निकाल दो सभी। आ गया सबका? ए आंसर या डी आंसर? ओके, 1/PR इक्वल टू 1/PC प्लस 1/PB। तो PR इक्वल टू आई थिंक PB, PC प्लस PB। 1000 इंटू 1200 और ये 2200, कितना आ रहा है? कहाँ लिखी हुई है? कितना आ रहा है करीबन? ये कैलकुलेट करो। 6000 डिवाइड बाई 11, 545। यूनिट नहीं लिखा हो तो किलो न्यूटन ही ले लेना। 545 आ जाएगा करीबन, इससे जाएगा तो। ऑप्शन देखो, सही है? सबका आ गया ये तो। 20वां, कंप्रेशन मेंबर को क्या बोलते हैं? कंप्रेशन मेंबर सभी के सभी बताएंगे। वेरी गुड। टाई क्या होती है? टाई क्या होती है? टाई को मैंने क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर इसी का, जब मैंने स्टार्ट किया था तो टाई को क्या बताया था? टेंशन मेंबर, टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर, वेरी गुड। और ये क्या होती है? ये वाली चीज क्या होती है? पर्लिन्स। पर्लिन्स क्या होते हैं? कोई बता सकता है? नहीं यार, कॉलम होता तो बेस्ट ऑप्शन नहीं, कॉलम होता तो सबसे बेस्ट ऑप्शन स्ट्रक्ट ही होता।
क्योंकि जो वर्टिकल स्ट्रक्ट होता है वही कॉलम होता है, वर्टिकल स्ट्रक्ट को कॉलम बोलते हैं। पर्लिन्स, ये पर्लिन्स क्या होते हैं? हाँ, जो रूफ होती है ना आपकी छत, उस छत पे जो हॉरिजॉन्टल पाइप्स लगाए जाते हैं इस टाइप के। हाँ, स्टील मेंबर में आप कभी अगर आप कभी ये कहाँ पहुंचोगे मैं बताऊं आपको। अगर रेलवे स्टेशन के यार्ड में पहुंचो या किसी इंडस्ट्री के यार्ड में पहुंचो, यार्ड मतलब उसका एक रूम होता है। हाँ, ट्रस वाली, ट्रस जैसे लगे होते हैं ऊपर की साइड पूरा। आपके कॉलेज की वर्कशॉप में पहुंचो, वेरी गुड, तो वहां पे लगा होता है। हाँ, जो रूफ होती है ना, रूफ छत, उस छत को कवर करने के लिए लंबे लंबे पाइप्स लगे होते हैं, उन्हें बोला जाता है पर्लिन्स। तो यहां तो स्ट्रक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन करें। आइलर्स कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आइलर्स कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल मोहित, समझ गया, बिल्कुल मोहित। चलो, आइलर्स कर्व नहीं पढ़ाया ना मैंने, अब मैंने यहां तो आपको नहीं करवाया, लेकिन कोचिंग में तो आपको आइलर्स कर्व करवाया होगा, नहीं करवाया? चलो ओके, किसी को पता है आइलर्स कर्व के बारे में? पहले तो वो भी बता दो, किसी को आइलर्स कर्व के बारे में पता है, पढ़ा हो तो? नहीं पढ़ा? चलिए बताते हैं। वॉर हाउस, ओके, नो नो, किसी ने नहीं पढ़ा आइलर्स? ओके, चलो, आइलर्स कर्व क्या होता है बताएं आपको। इसे आइलर्स कर्व या ग्राफ भी बोलते हैं। हाँ, संजू ने पढ़ा है, बिल्कुल, स्ट्रेस वर्सेस। ओके ओके ओके, आंसर आने लगे हैं। जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके आंसर आने लगे हैं। देखो डियर, क्या होता है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे समझना। कहाँ गया? हाँ, समझने की कोशिश करना। आइलर्स कर्व बेसिकली स्ट्रेस और सिलेंडरनेस रेशियो के बीच में खींचा जाने वाला ग्राफ है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। आइलर्स कर्व बेसिकली स्ट्रेस यानी सिग्मा, बकलिंग स्ट्रेस बोल दो, बकलिंग स्ट्रेस और सिलेंडरनेस रेशियो के बीच में खींचे जाने वाला एक ग्राफ होता है। और लाइक ये ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, ऐसे बना होगा। आराम से देखो, आराम से देखते जाओ, ये ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा। फ्लैट हो जाता है ये, फ्लैट यहाँ पे, इसके बाद ये फ्लैट हो जाता है पूरा। हाँ बिल्कुल, स्टील में यूज करते हो, इसलिए तो मैं बता रहा हूं।
स्टिल में यूज करते हैं, बिल्कुल स्टिल वाले में यही पढ़ाया जाएगा आपको, डोंट वरी। मोहित पढ़ा नहीं है, जिन्होंने पढ़ा है मैं जितना बता रहा हूं उतने समझने की कोशिश करना। बात करें, बात करें। वेरी गुड। तो बेसिकली ये क्या करता है कि ये वाला जो होता है ना, ये आइलर्स ने बनाया था। किसने बनाया था? ये आइलर ने बनाया था। उसने इससे ये कहा था कि ये वाला आइलर्स थ्योरी लग सकती है यहाँ पे। यहाँ सिग्मा सी मतलब यहाँ आप कौन सा कॉलम होगा यहाँ तक? शॉर्ट। और ये कौन सा होगा आपके पास? लॉन्ग। आराम से देख लो, यहां इतना सा बना लो। और इतना सा बना लो इसको। तो आइलर हमेशा यहां से लेके यहां तक की बात करेगा। नहीं, मैकेनिकल में नहीं है, पर मैकेनिकल वाले भी याद कर लो इसको। इतना सा किस किस के बीच में बनता है, बस इतना सा याद कर लो। इतना सा याद कर लो कि ये स्ट्रेस और सिलेंडरनेस रेशियो के बीच में बनता है। किसने बनाया? मैथमेटिशियन आइलर ने 1754 में। बस बना लिया हो तो यस कर देना कि सर ये बन चुका है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। बन गया, वेरी गुड। नहीं कहेंगे मोहित, ये करवा दिया मैंने, चलो ये सौम्य करवा दिया, ये हो गया सौम्य, खत्म। अब सौम्य भी पूरा है। सौम्य भी पूरा हो गया। अब कि आइलर्स कर्व क्या होता है, क्या बताएगा? ये बताएगा कि कॉलम फेल होगा या फिर आपका सक्सेसफुली काम करेगा। अगर इस कर्व के ऊपर के जितने भी डाटा होंगे वो फेलियर डाटा हो जाएंगे और अंदर अंदर के डाटा एकदम अच्छे रहेंगे, डिजाइनिंग कर दी जाएगी। हाँ, और ज्यादा बात करनी चाहे तो मैं ही कर देता हूं। चलो, ये यहां से लेके यहां तक जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सिलेंडर रहेगा, सिलेंडर स्ट्रक्चर। और यहां से यहां तक में भी दो पार्ट कर ले या एक ही पार्ट कर लो तो कॉम्पैक्ट रहेगा एकदम। सिलेंडर स्ट्रक्चर का मतलब जिसकी लेंथ एज कंपेयर टू डाया बहुत ज्यादा होगी, थिन होगा, थिन सिलेंडर होगा। यहाँ पे बकलिंग आएगी, इस रीजन में बकलिंग आएगी, इस रीजन में क्रशिंग आएगी, इस रीजन में क्रशिंग आएगी। कॉम्पैक्ट, शॉर्ट यानी कॉम्पैक्ट। तो आराम से देख लो यहीं पे, फिर बाद में बात नहीं करेंगे तो मत कहना अब नहीं करवाया। और बोलो, अब तो हो गया। वेरी गुड। तो इतना ही बहुत है, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बोलो, आइलर्स कर्व किस किस के बीच में खींचा जाएगा? बोलो, स्ट्रेस और सिलेंडरनेस रेशियो, स्ट्रेस और सिलेंडरनेस रेशियो एक में ही है। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
इसलिए ही प्रैक्टिस सेशन में क्या होता है कि कोई टॉपिक्स आपका रह जाता है, नहीं करवाया जाता, तो प्रैक्टिस सेशन में उसे करवा दिया जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेशन इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़ने के बाद जो थ्योरी आपकी रह जाती है, क्यों? क्योंकि वो थ्योरी, समझना मेरी बात को, एसएससी जेईएन का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका कुछ अलग सिलेबस होता है, स्टेट जेई का कुछ अलग सिलेबस होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ओवरऑल जितने भी जेई होंगे, एई होंगे, सबके सिलेबस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपका एक कोना भी नहीं छूटेगा। हाँ, हो सकता है वो एसएससी जेईएन में नहीं आए, लेकिन कोई अदर जेई में आ जाए। चलो, सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द लॉन्ग कॉलम जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। रेडियस ऑफ जायरेशन नहीं, लेंथ ऑफ कॉलम, और ये एरिया नहीं। बोलो आंसर, बोलो। बी ऑप्शन। और ज्यादा अच्छा क्या होता कि यहां क्या आ जाती, इफेक्टिव लेंथ आ जाता तो और मजा आ जाता। एल बाई के मिनिमम, एल बाई के मिनिमम। फिर भी बेस्ट ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी बेस्ट चला जाएगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23 को रीड करिए। L is the actual length of the column, then effective length of the column when the end is fixed and other is free. अरे 2L हो गया, मैं नहीं बताने वाला, आप ही बता दो जल्दी से। बहुत बार डिस्कशन हुआ है, बहुत बार डिस्कशन कर लिया है, इसमें बार बार करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वेरी गुड। चलो अगला बढ़ जाएं, अगले पे बढ़ जाएं डियर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। आयलर्स लोड कौन से कॉलम के लिए लगता है? लॉन्ग कॉलम। और लॉन्ग कॉलम क्या होता है? जिसका सिलेंडरनेस रेशियो हायर होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। हाँ, 23 का क्या था आंसर? 23 का बी आंसर था, एक एंड फ्री, एक एंड फिक्स। और 24 का आंसर हो गया ए, अपन सब जानते हैं। वेरी गुड। अगला बढ़ ले, 25वां भी कर लेते हैं आज। 25 क्वेश्चंस जल्दी से रीड करिए अच्छे से। सब बता चुका हूं, इसलिए मैं इसको रीड ही नहीं कर रहा हूं। मैंने सारा कुछ बताया है, लिखाया है, इसे रीड करने का मतलब ही नहीं है। 25 में पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर तो किसमें है? तो ये रहा सी ऑप्शन। अब मोहित ने एक पूछा है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या मैंने पहले चैप्टर में आप सबको बताया था या नहीं बताया था? वो वाले वो सभी यस करो जिन्होंने पहला लेक्चर लिया था। वेरी गुड, बताया था ना इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो मोहित, आप पहला चैप्टर पढ़ोगे आज। अगर आज आप पहला चैप्टर मैंने जो पढ़ाया था वो पढ़ोगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होती है। हाँ, डाउट क्या है फिर मोहित, ये बताओ। डाउट बोलो मोहित, क्या है? हाँ, अब एक चीज और बताओ। मोहित ने क्वेश्चन किया है, क्या मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि अपन जब एक्चुअल में यूज करते हैं तो इंजीनियरिंग को यूज करते हैं, एक्चुअल को यूज नहीं करते हैं? क्या मैंने इसका रीजन बताया था या नहीं बताया था?
वेरी गुड। तो मोहित, मैंने इसका रीजन भी वहां पे बिल्कुल बताया हुआ है। सबको पता है ना कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को मतलब का यूज किया जाता है, उसके डाटा लिए जाते हैं, जबकि एक्चुअल का यूज नहीं किया जाता। नहीं, यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं, पहला यहीं देखो निम्बस पे। निम्बस पे पहला चैप्टर देखोगे तो आंखें खुल जाएगी। हो गया? आवाज आ रही है मेरी? हाँ। तो डियर, आज क्लास यहीं स्टॉप करेंगे। 26 कंप्लीट कर चुके हैं। वेरी गुड। अब और कितने बचे इसमें देखें। इसमें अपन कल इस सीट को पूरी करेंगे। हाँ, तो कल ये सीट पूरी हो जाएगी। अब कल की बात, आवाज आ रही होगी अब आई थिंक। कल आप सब बेंडिंग स्ट्रेसेस, कोर, कंबाइंड स्ट्रेसेस पढ़ा दिया था मैंने पहले। बोलो, ये चैप्टर पूरा करवाया था आपको? हाँ या ना में आंसर करो। पढ़वाया। कल मैं इसकी सीट पूरी करूंगा। कल मैं एक सीट इसकी पूरी करूंगा और कल ही स्ट्रेन एनर्जी पूरी करूंगा। ये 2 स्ट्रेन एनर्जी भी पूरा पढ़ा दिया था। स्ट्रेन एनर्जी पूरा बढ़ाया था या नहीं? पढ़ा दिया था। तो कल मैं इन दोनों की सीट पूरी करूंगा। थ्योरी नहीं बताऊंगा, थ्योरी बता चुका हूं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, पूरा बॉटम ऑफ हार्ट, दिल के नीचे से क्या निवेदन है कि आप सब ये चैप्टर्स रिवाइज करके आएंगे और फिर अपना लास्ट चैप्टर बचेगा प्रेशर वेसल, जो मैं आपको 22 को करवाऊंगा। और इस तरीके से अपन सिविल की पूरी पहली सीट कंप्लीट कर चुके। सिविल की पहली सीट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैकेनिकल की स्टार्ट करेंगे। जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है मैकेनिकल में,
मैकेनिकल में करीबन 60 से 70 क्वेश्चंस अलग है, या 50 के करीबन, 50 से करीबन। तो ये वाली सीट करेंगे उसके बाद 3 दिन में, 3 डेज, क्योंकि अब सारा रिवाइज करा चुके हैं तो टाइम कम लगेगा। बिल्कुल भेज देंगे मैकेनिकल की भी, डोंट वरी। और फिर उसके बाद रेफरेंस बुक लगाएंगे। रेफरेंस का मतलब हर टाइप के, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको किसी ना किसी में मिलते हैं, वो सारे क्वेश्चंस अपन यहाँ लगाएंगे। करीबन ये भी होंगे 80 से 90 क्वेश्चन। तो ये पूरा आपका टेस्ट होगा इसका, ये टेस्ट मान के चलना। सीट नंबर 3 पूरी की पूरी एक टेस्ट की तरह होगी। और टेलीग्राम पे बस आपके पास क्वेश्चन अभी 2 या 3 दिन से नहीं आ रहे हैं, तो इकट्ठे 20 क्वेश्चंस भेजूंगा, 20 क्वेश्चंस भेजूंगा। पूरे ईएससी एकदम, तो आपका ईएससी से लेके ऊपर तक का सारा अपन सॉल्व कर देंगे। आज बस अभी 1 बजे से स्टार्ट कर लेना, 1 o'clock। आज 1 बजे, अभी क्लास के जस्ट आधे घंटे के बाद 1 o'clock आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो डोंट वरी, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और एई और जेई बनने का जो लक्ष्य है उसे कंप्लीट करते हैं। आफ्टर द लॉकडाउन जब भी एग्जाम होगा, पहले अटेम्प्ट में निकाल दिए जाएंगे। टेलीग्राम के जो भी क्वेश्चन है वो लास्ट वाली क्लास में वही क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, जिनमें प्रॉब्लम आ रही है मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप बता दे जाना, मैं उनका डिस्कशन करते जाऊंगा। तो डोंट वरी, कल 2 चैप्टर याद करके आना, जिससे में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ओनली 2 टॉपिक ऐसे हैं छोटे छोटे जिनकी थ्योरी मुझे बतानी बाकी है, एक फ्लिंच बीम और एक स्प्रिंग। ये 2 की थ्योरी में बताऊंगा बस एडिशनल, और सारा काम अपना हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं डियर। बने रहिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।